हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चंस 2020 के, नीट 2020 के। पहले मैंने काफ़ी क्वेश्चन जो डिस्कस भी कर रखे हैं, ऑर्गेनिक डिस्कस कर ली और कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो आज मैं जो है कुछ और क्वेश्चन जो है डिस्कस करूँगा। तो जैसे कि मैं ये आपके सामने स्क्रीन पे जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, वो क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो +2 में लगी हुई है वहाँ से लिया गया है। जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ध्यान से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द नंबर ऑफ फेरेडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। और आपको एटॉमिक मास दिया हुआ है कैल्शियम का 40 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है कि 20 ग्राम कैल्शियम को प्रोड्यूस करने के लिए कैल्शियम जो है वो प्रोड्यूस होगा, वो 20 ग्राम प्रोड्यूस होगा। उसके लिए कितने फेरेडे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है रिक्वायर्ड है, कितनी फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कैल्शियम आयन से कैल्शियम की फॉर्मेशन होती है। जब कैल्शियम आयन जो है 2 मोल इलेक्ट्रॉन जो है गेन करते हैं तो कैल्शियम की फॉर्मेशन होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 1 मोल जो है 1 मोल ऑफ कैल्शियम किससे प्रोड्यूस्ड हो रहा है। 1 मोल ऑफ कैल्शियम जो है प्रोड्यूस्ड किससे प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या फिर आप बोल सकते हो कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होगा, या 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या फिर बोल सकते हो कि 2 × 96500 कूलम से। कूलम जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, 2 × 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग पास करते हैं, ये जो आपका मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड में जब हम 2 × 96500 कूलम जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो 1 मोल कैल्शियम को डिपॉजिट करता है, 1 मोल कैल्शियम को डिपॉजिट करता है। और 2 × 96500 कूलम जो होता है वो 2 फेरेडे के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि जब हम लोग 2 फेरेडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो 1 मोल कैल्शियम जो है वो प्रोड्यूस होता है। और हमें पता है कि 1 मोल जो कैल्शियम होता है उसका जो मोलिकुलर मास होता है, उसका जो एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा, 40 ग्राम होगा, 40 ग्राम। तो आप देख सकते हैं कि 1 मोल जो है कैल्शियम जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल जो कैल्शियम जो प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम लोग 40 ग्राम बोल रहे हैं, वो 2 फेरेडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब कि 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम प्रोड्यूस्ड बाय 2 फेरेडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और 1 के लिए हम लोग बात करें तो 2/40। और यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि 20 ग्राम कैल्शियम को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो ये रिजल्ट आ रहा है 1 फेरेडे। या फिर ओरली क्वेश्चन है, ये आप लोग सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि 40 ग्राम जो है कैल्शियम को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, 2 फेरेडे। तो 20 ग्राम के लिए कितनी होगी, इसका हाफ है, इस 40 का हाफ 20 हो गया और 2 का हाफ जो हो गया 1 हो गया। तो 20 ग्राम कैल्शियम को प्रोड्यूस करने के लिए 1 फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि 1 फेरेडे इस केस में सेकंड ऑप्शन में आ रहा है। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन से लिया गया है, ये भी एक न्यूमेरिकल है। तो इसमें जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF, जिसको हम लोग मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं KF को। KF की वैल्यू दे रखी है 5.18 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ मोलैलिटी 0.078 मोलैलिटी दे रखी है, कंटेनिंग अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट इन बेंजीन इज राउंडेड ऑफ टू अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, मतलब 2 डेसिमल प्लेस के लिए वो करना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मोलैलिटी दी हुई है 0.078 दे रखी है मोलैलिटी। इसका मतलब ये है कि जो बेंजीन जो है वो सोलवेंट है, उसके अंदर नॉन इलेक्ट्रोलाइट डाला गया है, सोल्यूट डाला गया है। जो सोल्यूट है वो कौन सा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा सोल्यूट है वो,
नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आपको पता है कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है वो डिसोसिएशन नहीं होता है, आयनाइजेशन नहीं होता है उसका। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आयनाइज हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, जो आपका सोल्यूशन है उसमें सोलवेंट जो है बेंजीन है, सोलवेंट बेंजीन है, और उसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूट डाला गया है, और वो जो सोल्यूशन बना हुआ है उसकी मोलैलिटी आपको दे रखी है 0.078 दे रखी है। और यहाँ पे जो के एफ जो दैट इज़ कोल्ड, इसको बोलते हैं जैसे कि यहाँ पे बोला गया है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बोला है, या फिर इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे दे रखी है 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये वैल्यू दे रखी है। तो हमें कैलकुलेट क्या बोला गया है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सोल्यूशन। हमें क्या निकालना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टी एफ, ये फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। डेल्टा टी एफ कैसे निकलेगा, तो डेल्टा टी एफ जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे यदि इलेक्ट्रोलाइट होता तो वॉट ऑफ फैक्टर आना था आई इज इक्वल टू के एफ, वॉट ऑफ फैक्टर आई इंक्लूडेड होना था। तो डेल्टा टी एफ यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या आएगा, के एफ एम। आई यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। आई कब होता है इंक्लूड, जब आपका सोल्यूट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट हो तो तब आई जो है वॉट ऑफ फैक्टर जो इसमें इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी वजह नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो इसलिए वॉट ऑफ फैक्टर इसमें इंक्लूड नहीं होगा। आपको पता है कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कि जब हम लोग किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर है डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज़ करेगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो भी डिक्रीज़ करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। पहले से जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है, जैसे NaCl को वाटर में डालें तो वाटर जो है जो फ्रीज़ होता है जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, कोई भी डाल दिया सॉरी, तो उसकी वजह से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होएगा 0 से क्या होएगा, कम हो जाएगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डेल्टा टी एफ जो दैट इज़ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और मोलैलिटी के इक्वल होता है। तो मैं वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे। के एफ की वैल्यू जो है हमें दी हुई है 5.12 दी हुई है, और इसका मोलैलिटी जो है आप देख सकते हैं कि मोलैलिटी आपको दे रखी है 0.078। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करके 0.40 केल्विन के 0.40 के करीब आएगा ये। तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू जो है वो 0.40 केल्विन आ रही है, और ये मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन 4 से। तो 4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें आइडेंटिफाई करनी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो जैसे मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को ही ले रहा हूँ, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4 2- साइन एंड Cr2O7 2- R नोट सेम। चलो इस पर ट्राई करते हैं हम लोग, पहले इसको चेक करते हैं कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है या करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जैसे कि हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि CrO4 2- साइन जो है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा मैं क्रोमियम की। तो जैसे क्रोमियम X मान लिया +4, ऑक्सीजन पे चार्ज कितने होते हैं -2, टोटल चार्ज आएगा -2। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई क्रोमियम की, यहाँ पे कितनी आएगी +6 क्रोमियम की यहाँ पे आ रही है क्रोमेट में। और दूसरा आ गया डाइक्रोमेटाइन। डाइक्रोमेटाइन में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे Cr2O7 2-, यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है क्रोमियम की। तो ये आ गया क्रोमियम की X मानी यहाँ पे 2 + 7 - 2, और आप देख सकते हैं कि X = +6। तो इसमें भी क्रोमेट था, और क्रोमेट में भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +6 आ रही है, और डाइक्रोमेटाइन में भी इसकी, क्रोमेटाइन में +6 आई, डाइक्रोमेटाइन में भी +6 आई। तो आप देख रहे हो कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4 2- एंड Cr2O7 2- R नोट सेम, कि इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दोनों में सेम नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में, क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन में, दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सेम है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है
वो इनकरेक्ट है और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि +1 की क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी से लिया गया है, +1 क्लास से लिया गया है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं अननील, जैसे कि यहाँ पे है अननील अन IUM, तो इसका मतलब अन जो होता है, अन जो है 1 के लिए होता है, नील जो होता है वो 0 के लिए होता है। तो अन के लिए आ गया 1, नील के लिए आ गया 0 और अन के लिए आ गया 1, और लास्ट में जो सफिक्स यूज़ होता है वो IUM होता है। तो इसी तरह से ये 101 है, अन मीन्स 1, नील मीन्स 0, ट्राई मीन्स 3, तो इसका और लास्ट में सफिक्स लग गया IUM 103। अन 1 के लिए, नील 0 के लिए, बाई के लिए 2, ट्राई के लिए 3, क्वेड के लिए 4, क्वेड के लिए 4, पेंट के लिए 5, हैग्स के लिए होता है 6, सेप्ट होता है 7। तो इस हिसाब से हम लोग बात करें, अन मीन्स 1, नील मीन्स 0, हैग्जियम, हैग्जियम मीन्स क्या होगा 6, तो ये 106 होगा। और इसके बाद आ गया अन नील, अन बोला गया, अन तो मतलब 3 बार अन है, तो 111 IUM। तो हम लोग देख रहे हैं कि 101 ही इसका, 101 का जो नेम है वो मेंडेलिवियम होता है, ठीक है। 103 लोएंसियम होता है, 106 का सिबगोरियम, और जो ये 111 इसका जो नाम है ये थोड़ा सा गलत है, एरर है इसमें, तो इसका जो नाम होगा वो ये होगा रोंटिजेंटम, ये इसका जो नाम है RONTGENTUM। तो ये डी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। तो इसका जो आप देख सकते हैं कि जो 2 जो होगी वो इस जो इसका डी पार्ट है, डी पार्ट जो है इसके साथ मैच नहीं कर रहा। ए के लिए 1 ठीक है, बी के लिए 2 भी ठीक है, सी के लिए 3, और जो डी है वो 4 के साथ मैच नहीं करेगा। तो हम देख सकते हैं कि इसको जो आंसर होगा 1 होगा, क्यों, डी जो है 4 के साथ मैच नहीं करेगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कि करेक्ट स्टेटमेंट हमने फाइंड आउट करनी है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि CO2 गैस इज़ यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। तो CO2 गैस नहीं, CO2 सॉलिड, जो CO2 सॉलिड होता है वो काफ़ी लो टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है, और CO2 जो है आपको पता ही है कि CO2 जो सॉलिड होता है दैट इज़ कॉल्ड ड्राई आइस, वो उसका सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। CO2 जो सॉलिड है सीधे CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट, इसलिए इसको सॉलिड इसको ड्राई आइस बोलते हैं। CO2 सॉलिड को ड्राई आइस बोलते हैं। तो ड्राई आइस जो है वो रेफ्रिजरेंट के लिए यूज़ होती है, क्योंकि काफ़ी लो टेम्परेचर जो वो मेंटेन कर सकती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी उन्होंने कि CO2 गैस नहीं, CO2 सॉलिड होनी चाहिए। तो CO2 सॉलिड को ही हम लोग रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। ड्राई आइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है विदाउट अंडर गोइंग टू द लिक्विड स्टेट। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ इनकरेक्ट होएगी। और दूसरी सेकंड में हम लोग बात करें, द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन्स 12 6 मेंबर्ड रिंग एंड 12 5 कार्बन रिंग्स। तो ये आपको पता है C60 जो है दैट इज़ कॉल्ड फुल रिंग्स, जो C60 कार्बन तक होते हैं से ऊपर होते हैं, तो उसको हम लोग फुल रिंग्स बोलते हैं। तो C60 इसमें थोड़ा सा इन्होंने मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया। एक्चुअली में जो C60 में जो 12 होती हैं, 12 जो है 5 मेंबर्ड रिंग होती है, 12 6 मेंबर नहीं, यहाँ पे गलत हो गया। तो 12 जो है 5 मेंबर्ड रिंग होगी, और जो 20 जो होगी वो 6 मेंबर्ड रिंग होगी। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट होगी। तो फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। और जेडसम 5, अ टाइप ऑफ जियोलाइट इज यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू गैसोलीन। जियोलाइट, जो जियोलाइट होता है आप लोगों का एक नेचुरल या आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड भी हो जाता है जियोलाइट, एल्यूमिना सिलिकेट्स बोलते हैं जियोलाइट्स को। तो जेडसम 5 जो है वो अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, गैसोलीन में। बिल्कुल डेफिनेटली अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करता है, जेडसम 5 बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट हम लोग बात करें डी ऑप्शन के बारे में, CO इज़ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। CO जो है बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कलरलेस है और ओडरलेस भी है। तो हम देख रहे हैं कि C और D जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो यदि हम लोग इनको वेरीफाई करें तो जो फर्स्ट जो करेक्ट ऑप्शन में दिया गया है C एंड D ओनली, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट होगा वो राइट आंसर होगा।
स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ही मतलब है, और वहाँ से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है लुटिडियम के केस में पूछा गया है कि लुटिडियम के केस में कितने जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो लुटिडियम Lu सिंबल इसका, Lu में प्रोटॉन जो इसका 71 और 175 तो इस केस में जैसे हम लोग देख रहे हैं तो लुटिडियम जो है उसमें 71 इसका एटॉमिक नंबर है। तो जितना इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने इसके प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन कितने आएंगे इसमें 71, और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इसमें कितने आएंगे 71 आएंगे। हमें बोला है कि हमें निकालने के लिए बोला गया न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे? न्यूट्रॉन्स निकलेंगे जो इसका मास नंबर है, मास नंबर इसका 175 दिया हुआ है। मास नंबर में से मैं यदि एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूं तो जो है, यदि मैं माइनस कर दूं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को यदि मैंने सेपरेट कर दिया तो ये 104 न्यूट्रॉन्स होंगे इसमें। तो हम लोग देख सकते हैं कि प्रोटॉन, जैसे कि सेकंड ऑप्शन जिसका राइट आंसर आ रहा है, प्रोटॉन इसमें 71 होंगे, इसमें न्यूट्रॉन 104 होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 71 होंगे। प्रोटॉन 71, इलेक्ट्रॉन 71 और जो न्यूट्रॉन है वो 104 होंगे। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज इतना ही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।